नमस्ते दोस्तों, मैं विजय ठक्कर और आप सबका स्वागत करता हूं हमारे एक नए वीकली एनालिसिस वाले वीडियो में। अभी लास्ट वीक हम लोग ने देखा कि वॉर के रिलेटेड जो न्यूज़ आई थी सैटरडे, उसके बाद हमारा मार्केट मंडे को एक अच्छा खासा गैप डाउन ओपन हुआ था और उसमें फिर ये भी आया था कि यूएस भी अपने साइड से वॉर में बहुत ही एक्टिव हो गया है और यूएस और इजराइल दोनों मिलके ईरान पे एक अटैक कर रहे हैं। बहुत सारी बातें आई थी ड्यूरिंग वीकेंड, बट मुझे ऐसा लगा था कि वीकेंड में ये वॉर का जो इशू है वो रिजॉल्व हो जाएगा और ये हुआ नहीं। ये और ज़्यादा बढ़ता गया। फिर हमने ये देखा कि ईरान ने बहुत सारी गल्फ कंट्री पे अटैक किया। अब ये उसका स्ट्रैटेजी था, बट आप ऐसे बोल सकते हो कि उनकी जो स्ट्रैटेजी है वो किसी ने ये एक्सपेक्ट नहीं की थी। अब इसके वजह से जो क्रूड का प्राइस है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। लास्ट जब मैंने देखा था तब क्रूड 92 डॉलर के आसपास में आया था। मैं डॉलर टर्म में बात कर रहा हूँ, विच इज़ वेरी वेरी बिग थिंग। मतलब अगर समझो क्रूड का प्राइस बढ़ रहा है तो जितनी भी एशियन कंट्रीज है उन लोगों के लिए बहुत बड़ा इशू हो सकता है और ये सारी चीज़ें हमारे मार्केट में हम लोगों को पैनिक देखने मिली। अब देखो, थर्सडे को एक मार्केट में अच्छी खासी रिकवरी आई थी। बहुत ही शार्प मार्केट ऊपर गया था। आई थिंक 300 400 पॉइंट निफ्टी ऊपर गया था और ऐसी र्यूमर आई थी कि शायद सीज फायर की बात हो रही है और बहुत सारी चीज़ें ऐसी आई थी। बट अल्टीमेटली ये चीज़ें वेरीफाइड नहीं थी, ये फेक चीज़ थी। उसके वजह से वापस से हम देखेंगे तो फ्राइडे में मार्केट में एक अच्छा खासा पैनिक आया। अब ये जो इशू है ना वो बहुत ही अच्छी तरीके से, या फिर आप बोल सकते हो कि बहुत ज़्यादा ये बढ़ रहा है। जितना ये इशू ज़्यादा बढ़ेगा वो और ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। बट आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि निफ्टी के कौन से इंपॉर्टेंट लेवल है, बैंक निफ्टी में हमें कहाँ ध्यान रखना चाहिए। और मैं इन द लास्ट आज आप लोगों के साथ एक ऐसा स्टॉक शेयर करने वाला हूँ जिसने ऑलमोस्ट 11 साल बाद अपनी ब्रेकआउट की। बट कुछ टाइम पहले उसने ब्रेकआउट किया था, बट अगेन वो ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा है। और ये जो स्टॉक है, इसका जो सेक्टर है वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और यहाँ पे हम लोगों को ध्यान देंगे तो मोस्ट प्रोबेबली जब मार्केट में सारी चीज़ें ठीक हो जाएगी तो यहाँ पे हम लोगों को एक ज़्यादा अच्छा स्ट्रॉन्ग डिमांड देखने मिलेगा। तो चलो, विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग हमारे एनालिसिस पे जाते हैं। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ये निफ्टी का मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट है। मैं ज़्यादातर है ना लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर में बिलीव करता हूँ और मैं ऐसा सोचता हूँ कि अगर लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर अभी भी इंटेक है तो मार्केट अभी भी ठीक है। और आप यहाँ पे देखो कि लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, ये जो सपोर्ट है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरीके से काम करेगा, विच इज़ 24,300 से लेके 24,600। खैर अभी हम लोग 24,450 के आसपास ट्रेड कर ही रहे हैं। तो अभी जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है वो है 24,300 का। अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता है, आप वीकली टाइम फ्रेम में देखो, यहाँ पे हमने बॉटम बनाया था। ये था जब आपको याद होगा ट्रंप ने पहली बार टैरिफ की न्यूज़ अनाउंस की थी। उसके बाद हमने अच्छा खासा कवर किया। इंडिया पाकिस्तान वॉर भी आया, एक बार ईरान इजराइल की वॉर की बात, मतलब हो भी गए थे, एक बार उनके मिसाइल्स अटैक हुए थे, वो भी आया। उसके बाद भी हमने रिसेंटली ऑल टाइम हाई मारा था, विच वॉज 26,340 के आसपास का। बट अभी देखो, वीकली टाइम फ्रेम में आप क्लियरली देख सकते हो कि दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एरिया फॉर मार्केट। अगर यहाँ पे मार्केट एक और आप बोल सकते हो कि लेवल ब्रेक करके नीचे जाता है तो फिर हमारे लिए नेक्स्ट सपोर्ट बन जाएगा 23,200 का। जो अगर आप यहाँ पे देखो तो एक छोटा सा आप लोगों को गैप दिखेगा। ये गैप एरिया हमारे लिए एक सपोर्ट बनेगा 22,900 23,200 और उसके बाद फिर सीधा हमारा 21,700 का लेवल है। अब देखो, ऐसे सिचुएशन में हम लोगों को हमारी पोजीशंस को कंट्रोल करना चाहिए। हमें नए ट्रेड्स में, वैसे भी स्विंग ट्रेडिंग अगर आप करते हो तो स्विंग ट्रेडिंग में आप लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ तो यहाँ पे कुछ ज़्यादा मिलेगी भी नहीं और अगर मिलती भी है तो आपकी क्वांटिटी आप लोगों को कम रखनी चाहिए। और मल्टी ईयर ब्रेकआउट जो हमारा मेथड है, अगर आप वो फॉलो करते हो तो ऐसे टाइम में आप लोगों को, सबसे बड़ी बात है कि ऐसे टाइम में आप लोगों को ऐसे ट्रेड भी नहीं मिलेंगे और मिले तो अगेन आप लोगों को बहुत ही कॉशियस रहना चाहिए। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि ऐसे सिचुएशन में आप लोगों को लिवरेज नहीं करना चाहिए, बिकॉज़ ये जो सिचुएशन है ना,
ये जनरली वीकेंड में ही ज़्यादा एक्सकेलेट होती है और फिर गैप अप या गैप डाउन ही होगा और आपके पास फिर कोई चांस नहीं होता है वो पोजीशंस को कुछ ठीक करने के लिए। तो ये बात हमेशा याद रखना, आपको आपकी पोजीशंस को कंट्रोल में रखना चाहिए, ना कि मार्केट आपको कंट्रोल करे। अब अगर हम लोग बैंक निफ्टी की बात करें, तो देखो बैंक निफ्टी अब तक एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेक्टर था और बैंकिंग, फाइनेंस ये सारी चीज़ें बहुत ही स्ट्रॉन्ग चल रही थी। बट आप यहाँ पे देखो लास्ट वीक में बैंकिंग में एक अच्छी सेल ऑफ आई है और अभी बैंक निफ्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस सपोर्ट के पास आई है, जो पहले रेजिस्टेंस था विच इज़ 57,600। अगेन इसके नीचे मार्केट जाएगा तो हमारा जो नेक्स्ट सपोर्ट है वो बहुत दूर है, विच इज़ 54,000 से लेके 53,800, विच इज़ नॉट एक्चुअली गुड। बट जब ऐसी वॉर जैसी सिचुएशन होती है और क्रूड ऑयल का प्राइस जिस तरीके से बढ़ रहा है, दैट इज़ ऑल्सो नॉट गुड फॉर अवर मार्केट। तो ये हमारा इंडेक्स एनालिसिस है। अभी हम लोग ये देख लेते हैं कि लास्ट वीक में एफआईएस का क्या था। तो आप यहाँ पे देखोगे एक दिन हमें छुट्टी थी होली के लिए और आप यहाँ पे देखो एफआईएस ने कंटिन्यूसली लास्ट वीक में सेलिंग किया है और एफआईएस की सेलिंग नंबर भी बहुत ज़्यादा है, दैट इज़ ऑल्सो नॉट गुड। और ये जनरली नॉर्मल है, जब भी मार्केट में कुछ पैनिक होता है एफआईएस की सेलिंग बहुत अच्छी खासी होती है। अगर हम लोग सेक्टर की बात करें तो लास्ट वीक में ऑब्वियसली आपको भी पता है कौन सा सेक्टर चलेगा ऐसे टाइम पे। डिफेंस ने बहुत अच्छी रैली दी है, सीपीएसई, फार्मा, हेल्थ केयर, ये सारे सेक्टर अच्छे चले हैं। अब मैं आप लोगों को है ना यहाँ पे एक चीज़ समझाता हूँ। देखो डिफेंस सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर रहा है बिकॉज अभी ये वॉर सिचुएशन स्टार्ट हो गई है, ऑलमोस्ट स्टार्ट ही हो गई है। बट जब ये वॉर सिचुएशन ठीक हो जाएगी, वो टाइम पे डिफेंस सेक्टर वापस से नॉर्मल हो जाएगा। तो हम लोगों को ऐसे सेक्टर में कोई भी पोजीशन बनाने के पहले बहुत अच्छी तरीके से सोचना चाहिए कि क्या हमारा कोई लॉन्ग टर्म ब्रेकआउट किसी स्टॉक में आ रहा है या फिर हम ये सिर्फ अभी जो इवेंट चल रहा है उसके वजह से ट्रेड कर रहे हैं। मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बोलूँगा कि सीपीएसई, फार्मा, हेल्थ केयर, ये सेक्टर पे हमारा ध्यान होना चाहिए, क्योंकि अगर आप नोटिस करोगे लास्ट वीक और उसके पहले भी ये सेक्टर में आउट परफॉर्मेंस आ रहा था। अगर हम लोग मंथली एक बार देखें, ऑब्वियसली डिफेंस ऊपर ही रहेगा, मिड एंड स्मॉल हेल्थ केयर, वापस से हेल्थ केयर एंड फार्मा, सीपीएसई, पीएसयू बैंक। मेरे हिसाब से डिफेंस में आपको ध्यान देना चाहिए, बट आप ये चीज़ को ज़रूर में ध्यान रखना कि ये अभी इवेंट की वजह से यहाँ पे एक अच्छा पुश आ रहा है। और मेरे हिसाब से जो ध्यान देने वाले सेक्टर है वो है मिड स्मॉल कैप, हेल्थ केयर सेक्टर, फार्मा, सीपीएसई और पीएसयू बैंक। ये सारे सेक्टर्स में हमें ध्यान देना चाहिए। और आज जो मैं आप लोगों को स्टॉक बताने वाला हूँ, जिसने ऑलमोस्ट 11 साल के बाद एक ब्रेकआउट करने के लिए आ रहा है, वो फार्मा सेक्टर से ही है, वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। उससे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि डॉलर इंडेक्स ऑलमोस्ट 99.30 के आसपास आ गया है। 97 से ये 99 आ गया, विच इज़ गुड हाई। और अगर हम इंडिया विक्स की बात करें तो ये ऑलमोस्ट 19.88 के आसपास ट्रेड कर रहा है। लास्ट वीक मेरे ख्याल से ये बहुत कम ट्रेड कर रहा था, ये पिछले एक हफ्ते में ऑलमोस्ट 45% बढ़ा है। और इंडिया विक्स एक तरीके से हमारा एक फेयर इंडेक्स होता है, जनरली मार्केट में फेयर होता है तो ये बढ़ता है। और जब ऐसे बोलते हैं, जब मार्केट में फेयर होता है मार्केट गिरता है और ये बढ़ता है। और क्रूड ऑयल की अगर हम बात करें तो ये $92 के आसपास ट्रेड कर रहा है, 67 के आसपास ट्रेड कर रहा था। अगर हम लोग ये देखें कि अप्रैल 2024 के बाद क्रूड ऑयल पहली बार इतना बढ़ा है, ये बहुत बड़ी बात है। और लास्ट एक हफ्ते में ये ऑलमोस्ट 36% बढ़ा है और फ्राइडे के दिन ही ये ऑलमोस्ट 15% बढ़ चुका था। तो आपको ऐसे सिचुएशन में जो सबसे लीडिंग इंडिकेटर होता है वो होता है क्रूड ऑयल। अगर क्रूड ऑयल में आपको एक अच्छा खासा क्रैश दिखता है आने वाले किसी भी दिनों में, तो आप समझ लेना कि कोई पॉजिटिव न्यूज़ आने वाली है। पर फिलहाल क्रूड ऑयल के प्राइस को देख के ये ज़रा भी नहीं लग रहा है। यूएसडी आईएनआर अगेन 91.81 के आसपास पहुंच गया, अगेन ये भी अच्छी बात नहीं है। तो आप देखो सारे अदर फैक्टर जो है ना वो मार्केट को भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं और ऑब्वियसली जो न्यूज़ है वो भी बहुत ख़राब है। और मैंने कहीं पे ये देखा था कि ईरान ने इज़राइल के ऊपर एक ऐसा मिसाइल फेंका था, मतलब एक ऐसी मिसाइल लॉन्च की थी जिसके अंदर से, अभी तक हम तो ये देख रहे हैं ना कि एक मिसाइल होता है और एक्यूरेट अपने लोकेशन पे जाके गिरता है, पर ईरान ने एक ऐसा मिसाइल फेंका था जिसके अंदर से बहुत सारे छोटे-छोटे मिसाइल निकल रहे हैं। उसका अगर मुझे फुटेज मिलेगा तो मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा दूँगा। और
ये एक बहुत ही ख़राब चीज़ है, बिकॉज़ ये ना यूएस ने ना इज़राइल ने ये एक्सपेक्ट किया था कि ईरान के पास ये टेक्नोलॉजी है, और आई थिंक उसको क्लस्टर करके कुछ बोलते हैं, अगर नाम याद आएगा तो मैं यहाँ पे डाल दूँगा। बट ये एक ख़राब चीज़ है, और मुझे इससे ये याद आया कि आप लोगों को पता होगा कि पहले महाभारत में कैसे बाण फेंकते थे और फिर वो एक बाण के बहुत सारे बाण हो जाते थे। तो ये उसी तरीके की कोई टेक्नोलॉजी है। बट अगर आप अ, ये कोई भी वॉर इफ़ेक्टेड कंट्री से हो, तो मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपना ध्यान रखिए। और सच में मैं अभी यही बोल सकता हूँ, इसके अलावा तो मेरे पास कुछ है भी नहीं आप लोगों के लिए बोलने के लिए। तो आप अपना ध्यान रखिए, और आई विश कि ये सारी चीज़ें जल्दी सॉल्व हो जाए। अभी हम आते हैं अब आज के स्टॉक के ऊपर। अब आप यहाँ पे देखो, जो स्टॉक मुझे अच्छा लग रहा है ना, उसका नाम है लुपिन। और आप जो ये लुपिन का चार्ट देख रहे हो, ये मंथली टाइम फ्रेम का देख रहे हो। और आप यहाँ पे देखो कि इसने 2015 में एक हाई बनाया था, एंड विच वाज 2129 के आसपास का। और इसने रिसेंटली ये हाई को, अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर ब्रेकआउट एक किंग कैंडल के साथ होता है तो बहुत ही अच्छी बात होती है। और आप देखो रिसेंटली उसने अगस्त 2024 में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट किया था। बट उसके बाद आप देखो कि ऊपर हाई मारा था उसने 2400 के आसपास, बट वापस से ये ब्रेकआउट फेल हो गया। अब देखो, क्या कभी कोई स्टॉक में ब्रेकआउट फेल नहीं होते लॉन्ग टर्म चार्ट्स में भी? ऐसा नहीं होता है। ब्रेकआउट्स बहुत जगह पे फेल होते हैं, और बहुत सारे लोग आप में से मुझे ये बोलते हो कि सर, ब्रेकआउट फेल हो वैसा हम लोगों को पैसे पहले से कैसे पता चल सकता है? मतलब हम ब्रेकआउट फेलियर को पहले कैसे पता लगा सकते हैं? तो देखो, अगर ऐसा होता तो आज मैं बहुत ही ज़्यादा ऐसे ट्रेड लेता जो कभी फेल ही ना हो। तो सच बात तो ये है कि ब्रेकआउट फेल होने के पहले आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये ब्रेकआउट फेल होने वाला है। बाकी बोलने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं आपको बोल सकता हूँ। बट अभी यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है कि ये स्टॉक ने ब्रेकआउट करने के बाद 2400 का एक हाई मारा था इन द मंथ ऑफ जनवरी 2025। अब आप यहाँ पे देखो, ये स्टॉक ने ब्रेकआउट तो फेल किया, बट ये ज़्यादा नीचे नहीं गया, और वापस से ये अपना ब्रेकआउट करने के लिए आ रहा है, जो ब्रेकआउट के बाद उसने रीसेंट हाई बनाया था, विच इज़ अ इंटरेस्टिंग थिंग। अगर ये 2400 को ब्रेक करता है तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव साइन होती है। अगर मैं लॉन्ग टर्म सपोर्ट की बात करूँ, जो रीसेंट स्विंग लो है, तो ऑब्वियसली 1800 के आसपास का है। और अगर मैं शॉर्ट टर्म सपोर्ट की बात करूँ, तो आप वीकली टाइम फ्रेम में जाके इसका जो ये रीसेंट स्विंग लो है, उसको मार्क कर सकते हो, विच इज़ 2000 का। और अगर हम इसके अपसाइड पॉसिबिलिटी की बात करें, तो आपकी इसको रेंज निकालनी है 2130 से लेके जो इसने लो मारा था 510 तक का। तो आप यहाँ पे देखोगे कि इसकी अपसाइड रेंज जो आती है कैलकुलेशन के बाद, वो आती है 3760 की। बट देखो, ये स्टॉक पे मैं कैसे आया? मैंने पहले मार्केट का एनालिसिस किया, फिर मैंने देखा कि भाई मार्केट में अभी कौन से सेक्टर स्ट्रांग है, उसमें मुझे ऑब्वियसली फार्मा दिखा। फिर फार्मा में मैंने देखा कि कौन से स्टॉक स्ट्रांग है। और ये जो टॉप डाउन एनालिसिस है ना, ये हमने लास्ट जो हमारा वेडनेसडे वाला वीडियो है, वहाँ पे मैंने ऑलमोस्ट ये 2 घंटे का वेबिनार था जो हमने 1 मार्च को लिया था, और ये मैंने पूरा आप लोगों के लिए लाइव कर दिया। बट एक चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी कि लोग जनरली फ्री चीज़ की वैल्यू नहीं करते हैं। तो खैर, अगर आप लोगों ने वो देखा नहीं तो उसकी लिंक मैं यहाँ पे डाल दूँगा, आप जाके देख लेना। उसमें आपको ये पूरा समझ में आएगा कि टॉप डाउन एनालिसिस कैसे करते हैं, और कैसे अच्छी तरीके से मार्केट आउटलुक मैंने वहाँ पे दिया है, वो आप देख सकते हो। और हाँ, अगर आप लोगों को ये मल्टी ईयर ब्रेकआउट है, इसमें एंट्री कैसे करनी चाहिए, स्टॉप लॉस कैसे लगाना चाहिए, अगर कोई स्टॉक अपना ब्रेकआउट करने के बाद फेल हो जाता है, वापस से री एंटर कैसा करना चाहिए, ये सब चीज़ों के बारे में जानना है, तो मैंने अपना एक कोर्स अभी लॉन्च किया है, आप उसको परचेज़ कर सकते हो। उसके अंदर ऑलमोस्ट 10 चैप्टर है, और मैंने पूरी चीज़ें डिटेल में बताई है। और मैं आप लोगों को एक चीज़ अच्छी तरीके से बोल सकता हूँ कि ये कोर्स करने के बाद आप लोगों का चार्ट देखने का नज़रिया पूरा चेंज हो जाएगा। और ऐसे सिचुएशन में जब कुछ करने के लिए है नहीं, तो एटलीस्ट आप वो कोर्स देख के कुछ अच्छी चीज़ें सीख सकते हो। जब मार्केट अच्छा हो जाएगा, तब आपको वो सारी इनसाइट्स आप लोगों को काम आएगी। तो अगर आप लोगों को वो हमारा कोर्स परचेस करना है, तो उसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और हाँ,
अगर आप लोगों को हमारी रिसर्च एनालिस्ट सर्विस के बारे में जानना है तो उसकी भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हो। तो खैर, ये था वो स्टॉक जो मुझे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग लग रहा है ऐसे वीक मार्केट में। इसके अलावा आप किर्लोस्कर ऑयल इंजन को भी देख सकते हो, बट यहाँ पे है ना, ये स्टॉक का जो फ्रेश ब्रेकआउट है वो 375 के आसपास हुआ था। उसके बाद इसने एक अच्छी रैली दी थी ऑलमोस्ट 1450 तक, और फिर वापस से करेक्शन होने के बाद ये स्टॉक वापस से 1450 के ऊपर यहाँ पे ब्रेकआउट दे रहा है। तो इसे मैं जनरली स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट बोलता हूँ, और जो यहाँ पे हुआ था 375 में, इसे मैं फ्रेश ब्रेकआउट बोलता हूँ। तो ये स्टॉक पे भी आप ध्यान रख सकते हो। और इसके अलावा आप और एक चीज़ कर सकते हो कि रिसेंटली लास्ट 1 महीने में जितने भी स्टॉक ने अच्छा ब्रेकआउट दिया था, आप उसका चार्ट जाके वापस से देख सकते हो, क्योंकि ऐसे पैनिक वाली सिचुएशन में आप लोगों को वहाँ पे भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, अगर वो अपने ब्रेकआउट्स के पास वापस आते हैं तो। तो खैर, ये था हमारा आज का ये वीडियो। आई होप आप लोगों को हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो आप लाइक और शेयर ज़रूर करिए। आप लोगों के लाइक से और शेयर करने से हमारे चैनल में थोड़ा बहुत अच्छा ग्रोथ आता है, और अगर आपको मेरा वीडियो देख के कुछ अच्छी चीज़ें सीखने मिलती है तो आप इतनी हेल्प मुझे कर सकते हो। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मैं मिलूंगा आप लोगों को ऐसे ही कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।